दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हॉन्टेड हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हॉन्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है और हॉन्टेड का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर ऐसा समझा जाता हो कि जहाँ पर भूतों का वास हो, जहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास हो, ऐसे स्थान को हॉन्टेड कहा जाता है। द हॉन्टेड हाउस क्या मतलब हुआ कि भूतहा घर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पराग्स फैमिली शिफ्टेड टू आ न्यू हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। पराग्स फैमिली दोस्तों, यहाँ पराग के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। पराग्स फैमिली का मतलब हुआ पराग का परिवार। पराग का परिवार पराग्स फैमिली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। क्या अर्थ हुआ कि पराग का परिवार एक नए घर में शिफ्ट हुआ, एक नए घर में स्थानांतरित हुआ। द नेबर्स told the family that the house was haunted, but the family did not believe them। क्या अर्थ हुआ? the neighbors told the family। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टेल का मतलब होता है कहना या फिर बताना और सेकंड फॉर्म है टोल्ड। नेबर का मतलब पड़ोसी और ये प्लूरल नाउन है नेबर्स। द नेबर्स टोल्ड द फैमिली, पड़ोसियों ने परिवार को बताया कि द हाउस वॉज हॉन्टेड, कि जो घर है वो हॉन्टेड है, मतलब कि वो भूतहा है। बट द फैमिली डिड नॉट बिलीव देम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा जैसा यहाँ पर किया गया है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बिलीव का मतलब होता है किसी बात पर यकीन करना, भरोसा करना, और जो दैम है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। बट द फैमिली डिड नॉट बिलीव दैम, लेकिन परिवार ने उन पर विश्वास नहीं किया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पड़ोसियों ने परिवार को बताया कि जो घर है वो हॉन्टेड है, मतलब कि वो भूतहा है, लेकिन परिवार ने उन पर विश्वास नहीं किया। वन डे लिटिल पराग वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाएं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, ऐसे स्थानों पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है पराग और जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है, साथ में फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन, वन डे एक दिन, लिटिल पराग छोटा पराग, वो स्लीपिंग इन हिज रूम, एक दिन छोटा पराग अपने कमरे में सो रहा था। हिज मतलब अपने। सडनली ही हर्ड सम नॉइजेस फ्रॉम
सडनली ही हर्ड सम नॉइजेस फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना और सेकंड फॉर्म है हर्ड। सडनली ही हर्ड, अचानक उसने सुना, सम नॉइज़, कुछ आवाज़ों को, फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, नॉइज़ का मतलब आवाज़ या फिर शोर, अचानक उसने कुछ शोर सुना। फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, फ्रॉम द नेक्स्ट रूम मतलब अगले कमरे से उसने कुछ आवाज़ों को या कह सकते हैं कुछ शोर को सुना। He got scared and shouted in fright, क्या मतलब हुआ? He got scared। दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों देखिए जो वर्ड है SCARED, स्केयर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। तो जब आप किसी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप उसको इजीली बना सकते हैं प्रेजेंट में। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह डरा हुआ है, भयभीत है, ही इज़ स्केयर्ड, वह डरा हुआ था, ही वॉज स्केयर्ड। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको इसे वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब वहाँ आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल तो यहाँ इस वर्ड को, स्केयर्ड को एक वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तब आपको वहाँ पर उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट स्केयर्ड, तो गेट स्केयर्ड मतलब डर जाना और सेकंड फॉर्म गॉट स्केयर्ड। ही गॉट स्केयर्ड, वह घबरा गया या कह सकते हैं वह डर गया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। इन फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर, भय, और वो भय से चिल्लाया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह डर गया और वो भय से या कह सकते हैं डर से चिल्लाया। हिज मदर, हिज मदर एंड फादर क्विकली केम टू हिज रूम। क्या अर्थ हुआ? हिज मदर एंड फादर क्विकली केम टू हिज रूम। दोस्तों क्विकली जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, ऐसे शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो LY पे ख़त्म होते हैं। क्विकली का मतलब होता है तुरंत या जल्दी से। हिज मदर, उसकी माँ, एंड फादर, और पिता, क्विकली केम, जल्दी से आए, टू हिज रूम, टू हिज एड मतलब उसकी मदद करने के लिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, AID का मतलब होता है मदद, सहायता। तो क्या अर्थ हुआ? हिज मदर एंड फादर क्विकली केम टू हिज एड, उसकी माता और पिता जल्दी से उसकी मदद को आए। पराग टोल्ड दैम दैट देयर वॉज अ घोस्ट इन द अदर रूम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दैम का मतलब था उनको, जो कि ऑब्जेक्ट है। पराग टोल्ड दैम, पराग ने उनको बताया कि देयर वॉज ए घोस्ट इन द अदर रूम। पराग ने उनको बताया कि दूसरे कमरे में एक भूत है। घोस्ट का मतलब होता है भूत। तो पर क्या मतलब पूरी लाइन का कि पराग ने उनको बताया कि दूसरे कमरे में एक भूत है। When they went to the other room। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। When they went to the other room, जब वे दूसरे कमरे में गए, they saw, उन्होंने देखा, that कि a mouse was running here and there। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ। तो आप इसे नोट कर लीजिए, SAW। और ज़्यादातर लोग इसको सा पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप इसे सा नहीं पढ़ें, आप इसको सॉ पढ़ें। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, शामिल होते हैं, तो वहाँ दे का यूज़ किया जाएगा जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन दे वेंट टू द अदर रूम, जब वे दूसरे कमरे में गए। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट की अ माउस वॉज रनिंग, एक जो चूहा है वो दौड़ रहा था, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। आगे देखिए, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब वो दूसरे कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक जो चूहा है वो इधर उधर दौड़ रहा था। पराग लाफ्ड एट द साइट। दोस्तों SIGHT, साइट का मतलब होता है नज़ारा या फिर दृश्य।
और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है लाफ मतलब हंसना और सेकंड फॉर्म लाफ्ड। पराग लाफ्ड एट द साइट, मतलब जो पराग था वो इस दृश्य पर, इस नज़ारे पर वो हंसा। हिज मदर एंड फादर मेड हिम अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नथिंग लाइक अ घोस्ट इन दिस वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये कॉजिटिव वाक्य है। कॉजिटिव का मतलब होता है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया को करवाए, इस तरह के वाक्यों को कॉजिटिव कहा जाता है, जहाँ पर मेक का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा और यदि पास्ट का वाक्य होगा तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ, हिज मदर एंड फादर मेड हिम अंडरस्टैंड, उसकी माँ और पिता ने उसे समझाया कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ घोस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में, इस दुनिया में, संसार में भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी और मैं समझता हूँ कि कहानी को सुनते सुनते कभी ना कभी आपको भी इस तरह की कोई घटना याद आई होगी अपने बचपन की, जब हम बचपन में डरा करते थे छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे आवाज़ों से। कई बार हम कोई ऐसी कहानी जब हम सुन लेते थे कोई भूत प्रेत की, और जब हम अकेले सोने जाते थे तो कई बार डर लगता था। तो आज ये जो कहानी सुनने के बाद, या फिर मैं कहूँ सुनाने के बाद, आज मुझे भी थोड़ा सा बचपन की एक याद सी आ गई, क्योंकि बचपन में इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं कि जब हम चीज़ों से डरते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी अच्छी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। दोस्तों 3-4 दिन से शायद आपने इस बात को ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं आपको 3-4 भी नहीं बल्कि कई दिनों से आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैं आपके कमेंट से रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और आज मैंने एक कमेंट देखा और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, एक सेकंड में उनका देख के नाम बताता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजय कुमार गुप्ता जी। उनका आज मैंने कमेंट देखा जहाँ पर उन्होंने शायद एक नाराज़गी जाहिर की कि मैं मतलब कि रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ काफ़ी समय से। और अजय कुमार गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी इस बात को मेंशन किया है। काफ़ी टाइम से, लगभग 2-3 महीने से गले के दर्द की शिकायत है। गले के दर्द की शिकायत तो लंबे समय से है, लेकिन बीच बीच में ठीक होती है, फिर हो जाती है। उसके अलावा मुझे अभी करीब 1-1.25 महीने पहले मुझे वायरल फ़ीवर हुआ, उससे मैं थोड़ा बहुत उससे मैं उभरा, हेल्थ सही हुई। उसके बाद अब 6-7 दिन से मेरे को टाइफाइड फ़ीवर है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे फ़ील होती है। आज भी मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं, जो लोग कुछ सीख रहे हैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक विद्यार्थी की या एक स्टूडेंट की जो की नज़र से मैं देखूं तो छुट्टी होना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर क्लास मिले। तो दोस्तों यही कारण था आज भी मैं वीडियो लेके आया। लेकिन जो मेरी हेल्थ है करीब 1 हफ़्ते से बिल्कुल ठीक नहीं है। टाइफाइड फ़ीवर है। अब देखिए कितना समय इसमें लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और गले में भी थोड़ा दर्द है। तो अब ज़्यादातर मैं आराम ही कर रहा हूँ फ़िलहाल में। तो मैं आप लोगों के कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के जो कमेंट हैं उस पर मैं रिप्लाई सही से दे सकूँ। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि हेल्थ काफ़ी दिनों से ख़राब ही चल रही है। और दोस्तों मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में कुछ इस तरह के वीडियोस बनाऊँ जहाँ पर मैं ग्रामर, क्योंकि आप लोगों के कई बार मैंने कमेंट्स देखे, आप लोग बोलते हैं सर आप कोई कोर्स लेकर आइए। तो दोस्तों मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि मुझे एक कोर्स लाना चाहिए ग्रामर से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों हिम्मत मैं करता हूँ, लेकिन फिर वही चीज़ें जो हेल्थ है वो साथ नहीं देती, क्योंकि जो गले की दर्द की समस्या है वो बिल्कुल ही साथ साथ चल रही है लंबे समय से। बोलने में काफ़ी कठिनाई होती है और जब से मुझे वायरल फ़ीवर होने के बाद वीकनेस और ज़्यादा हो गई और अब तो टाइफाइड है। तो दोस्तों बस अब मैं दवाई खा रहा हूँ। आप लोग दुआ कीजिए जल्दी से तबीयत ठीक हो, ताकि फिर मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और दोस्तों आप इस बात का बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं रिप्लाई नहीं करता।
बस मेरी हेल्थ की ही प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन पे मैं सही से ठीक समय पर रिप्लाई कर पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ तक बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।